सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या ऋजुरेखी पथ पर गति। यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें। ऋजुरेखी पथ पर गति पढ़ने के पहले हम निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अंग्रेजी में डेफिनेशन इस प्रकार है: the set of coordinate axes attached to a specified body relative to which the position of the particle or the time and event occurring in the space can be described is known as space-time frame of reference। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको पढ़कर समझेंगे और अब इसी को सभी बच्चे हिंदी में समझेंगे। हिंदी में इसका अर्थ होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस का वह समुच्चय है, वह समूह है जिसके द्वारा किसी पिंड की स्थिति, गति और उस पर होने वाली किसी घटना के समय को बताया जाता है या उसके द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं, फिर यहाँ एक पॉइंट रखते हैं और हम बता देते हैं कि ये पॉइंट इतने x दूरी पर, इतने y दूरी पर, इतने z दूरी पर है। तो ये जो सेट ऑफ एक्सिस बना हुआ है जिसके द्वारा इस पॉइंट को हम मतलब इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये चले तो इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। तो जो ये फ्रेम है ये चीज़ कहलाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वास्तव में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक समूह है जो किसी कण के द्वारा होने वाली गतिविधि को बताता है या उसके द्वारा उसे प्रकट किया जाता है। अब सभी बच्चे आगे ध्यान दें। अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक था ऋजुरेखी पथ पर गति। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि गतियाँ 3 डायमेंशंस में होती हैं। पहले मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहला 1 डायमेंशनल मोशन मतलब एक विमीय गति। एक विमीय गति का बेटा अर्थ ये होता है कि जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर कोई पिंड केवल x दिशा में चले या कोई पिंड केवल y दिशा में चले या कोई पिंड केवल z दिशा में चले तो इस तरह की गति जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन या एक विमीय गति कहलाती है, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसके एग्जांपल्स बेटा सभी लोग ध्यान दें। मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड, रोड पर कोई कार जा रही है, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, एक सीधी रेखा में गिरती है, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। सभी बच्चे समझ रहे हैं? ये कोई यही एग्जांपल नहीं है। ट्रेन पटरियों पर, सीधी पटरियों पर जा रही है, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में, आप एक सीधी रेखा में भाग रहे हैं तो आपका मोशन 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है बेटा इधर ध्यान दें, 2 डायमेंशन में चली। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2 डायमेंशन का मतलब मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है ये। अगर कोई कण ऐसे चल रहा है इधर ये इस तरह से, तो ये मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। किसी प्लेन में अगर कोई कण चलता है तो इस तरह का मोशन होता है, वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, सन के चारों ओर कोई प्लैनेट जब गति करता है तो एक प्लेन में गति करता है। सर्कुलर मोशन, जब वृत्त पर कोई पिंड गति करता है तो मोशन इन प्लेन होता है, वो भी 2 डायमेंशनल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल भी एक प्लेन में गति करता है, तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसके बाद आता है 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय। बेटा यहाँ भी
एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल मोशन। यानी अब गति क्या हो, स्पेस में हो। जैसे मान लीजिए जहाँ हम खड़े हैं और एक कमरा है, कमरे का एक कोना है, कोने में एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी, और कोई मक्खी ऐसे उड़ रही है, चारों तरफ को घूम रही है, तो वो सभी दिशाओं में चल रही है, अर्थात वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में चलती है। इस तरह का मोशन जो होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं मोशन ऑफ ए बर्ड इन द स्काई, मोशन ऑफ ए काइट, तो समझ रहे होंगे, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे एक सेंट की शीशी आप कमरे में छोड़ दें तो सेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी दिशाओं में, एक्स दिशा में भी, वाई दिशा में भी, जेड दिशा में भी, हर दिशा में चलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। यानी उनका मोशन जो होता है वो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन में चले तो 1 डायमेंशनल, प्लेन में चले तो 2 डायमेंशनल, और स्पेस में चले तो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अब इसके बाद आता है सम डेफिनेशन रिलेटिंग टू द मोशन। मोशन से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सरल हैं। इधर ध्यान दीजिए, पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा इधर ध्यान दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड किसी सर्कुलर पाथ में चल रहा है और इस पाथ का ये डायमीटर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर वो पिंड यहाँ से चलकर, यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाता है, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये कहलाएगी डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसको समझ लो, दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। दो बिंदुओं की वास्तविक लेंथ को, दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई को डिस्टेंस या दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ बेटा ये डायमीटर जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2r के बराबर हो जाएगा, r इज द रेडियस, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई r। पूरी परी 2 पाई r होती तो इतनी कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। तो समझ गए होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी दूरी एक सदिश अदिश राशि है और विस्थापन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, एक सदिश राशि है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। इसके पश्चात अब आते हैं चाल, बिल्कुल सरल है चाल। इधर ध्यान दें, चाल, स्पीड भी इसको कहते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर होती है, बिल्कुल सरल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी क्या परिभाषा कर सकते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल या स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। समझ गए कि नहीं। यहाँ पर प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल के बाद बेटा फिर वेलोसिटी आती है, यानी वेग आता है, वेग, वेलोसिटी। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिए, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई जो डिस्प्लेसमेंट है दो है, उनका अंतर है। मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट है S2 और दूसरा है S1,
तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो सीधी रेखा में वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी s2 माइनस s1, और टाइम दो हैं, एक मान लीजिए है फाइनल टाइम t2 और दूसरा इनिशियल टाइम t1। तो क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। और ये जो वेलोसिटी आती है, इस वेलोसिटी को हम v बार कहते हैं, या इसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, यानी दो डिस्प्लेसमेंट का अंतर बटे दो टाइम इंटरवल, यानी दो टाइमों का अंतर। तो v बार इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज द एवरेज वेलोसिटी। बेटा इधर ध्यान दो, इसका नाम क्या रखा गया है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अब कभी कभी इसी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी होती है, यानी तत्क्षणिक वेग, क्षणिक वेग निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो डेल्टा टी है बहुत छोटा ले लेते हैं, तो यहीं पर हम लिखते हैं देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इस यही चीज जब टेंड्स टू 0 हो जाता है तो ये हो जाती है ds अपॉन dt, यानी वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt। तो इस तरह से वेलोसिटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेटा इधर ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन इधर ध्यान दो। एक्सीलरेशन, जब कोई पिंड या कण चलता है तो कभी उसकी वेलोसिटी कम होती है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी निश्चित समय में वेलोसिटी में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं तो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी में परिवर्तन या एकांक समय में वेलोसिटी में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मतलब एक्सीलरेशन को त्वरण कहते हैं हिंदी में। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी एकांक समय में हुए वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं एक्सीलरेशन। तो जब आप एक्सीलरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन लिखा जाता है ए बार। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते थे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन या एकांक समय में वेग परिवर्तन को एवरेज या माध्य त्वरण कहते हैं। यहाँ पर माध्य त्वरण से काम नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या तत्क्षणिक त्वरण निकालते हैं। वो निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देयरफॉर इंस्टेंटेनियस या तत्क्षणिक त्वरण A इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये चीज बराबर हो जाती है dv अपॉन dt। क्या हो जाएगी, dv अपॉन dt। तो इस तरह से a इज इक्वल टू क्या आ गया, dv अपॉन dt। ये
एक्सीलरेशन का फॉर्मूला गया। सभी बच्चे समझ गए होंगे। ध्यान से इसको पढ़िए, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं और यहाँ भी मैंने समझा दिया गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा।